तो माई वाइट चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो सी लैंग्वेज की जो हमारी सीरीज चल रही, आज एक और प्रोग्राम का हम डिस्कशन करने चल रहे हैं। उस प्रोग्राम में एक एक प्रोग्राम के एलिमेंट को डिस्कस करते हैं जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। इसके पहले मैं सी लैंग्वेज का बेसिक्स तो पहले कवर कर चुका हूँ, जिसमें कैरेक्टर सेट से लेकर के एक्सप्रेशन, ऑपरेंड्स, ऑपरेटर, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट, फिर लिटरल्स, उसके बाद आइडेंटिफायर्स, हेडर फाइल्स, इनपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन, फिर उसके अंदर और बहुत सारे स्क्रीन को मैनेज करना। ये सब सारी चीज़ें मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर के आप देख सकते हो और अच्छे से सीख सकते हो। आज एक छोटा सा प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट रेट एंड टाइम एंड कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। और इस प्रोग्राम में सी लैंग्वेज के इस प्रोग्राम को आप सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, अगर ये लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ये प्रोग्राम, ये जो मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ, जिस लेवल से एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ, ये बेसिक्स है। बेसिक्स में बीटेक वाला, बीसीए वाला, एमसीए वाला, एमटेक वाला बच्चा, या पीएचडी या नेट या गेट वगैरह के जो बच्चे प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। और इसको एक एक कॉन्सेप्ट को आप देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो और नेक्स्ट लेवल पर अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि राइट अ प्रोग्राम, क्वेश्चन 2 है जनरली, एक पहले बता चुका हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट कॉमा रेट एंड टाइम एंड कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सो ये मेरा प्रोग्राम है, क्वेश्चन है। अब इस प्रोग्राम को पहले बनाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो हर एक प्रोग्राम में कितने पॉइंट पर ध्यान रखना है? 4 पॉइंट। मैंने पहले बताया कितने पॉइंट? 4। पहला पॉइंट, जब भी एक प्रोग्राम आप बनाओगे तो सबसे पहले उसमें आइडेंटिफाई करोगे कितने वेरिएबल्स बनाने हैं। तो वेरिएबल्स दो चीज़ों के लिए बनते हैं, जितनी चीज़ें इनपुट करने के लिए बोला, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड टाइम एंड कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। तो 4 वेरिएबल बनेगा। तो ये पहले ध्यान रखना है। फिर दूसरा, उसमें वैल्यू कहाँ से आएगा, इनपुट कैसे करोगे। फिर तीसरा, कैलकुलेशन क्या करोगे, कैलकुलेशन क्या होगा। और चौथा, आपको फिर वही काम, आउटपुट। तो ये 4 काम एक प्रोग्राम में हमें ध्यान देना होता है। अब स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को लिखने का, फिर एक्सप्लेन करते हैं इसको। पहले सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, हैश इंक्लूड कर लूँगा एक लाइब्रेरी को, studio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। हम प्रिंटफ स्कैनफ यूज़ करने जाएंगे तो वो फंक्शन इसी में अवेलेबल है। उसके बाद जस्ट हम जाएंगे, एक मेन फंक्शन लिखेंगे, इंट मेन। मेरा क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जनरली। ये ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो किस किस के लिए वेरिएबल आपको बनाना है ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप, अगर मैं हाईलाइट कर दूँ, तो एक वेरिएबल, पहला वेरिएबल आप इसके लिए बनाओगे, दूसरा वेरिएबल आप इसके लिए बनाओगे, और तीसरा वेरिएबल आप टाइम के लिए बनाओगे, और चौथा वेरिएबल आप सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो ये 4 वेरिएबल आप बनाना, आपको बना दोगे। बनाने के बाद अब आते हैं कौन कौन से वो 4 वेरिएबल, यहाँ से बना लेते हैं एक बार पहले। तो एक वेरिएबल हमारा हो गया, इंटीजर में ही ले लेता हूँ मैं, इंट पी ले लिया प्रिंसिपल के लिए, आर ले लिया रेट के लिए, टी ले लिया टाइम के लिए, और एस आई वेरिएबल ले लिया जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट को स्टोर करेंगे, एस आई। तो ये 4 वेरिएबल हमारे, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड टाइम एंड कैलकुलेट एस आई। तो ये चारों वेरिएबल बन गए। अब हमें आ गया इनपुट करना। इनपुट करने से पहले हम स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे कि आप क्या एंटर करो, एंटर पी कॉमा आर कॉमा टी एंड कॉमा, हाँ, पी आर टी, तीनों चीज़ें इनपुट कराना है। क्या क्या? प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम ये हमको बोलेगा इनपुट करने के लिए। अब स्कैनअप फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। स्कैनअप फंक्शन क्या करता है, जितनी वैल्यू इनपुट करनी है उतने बार कन्वर्जन स्पेसिफायर। तो इंटीजर होगा यहाँ पर, तो यहाँ परसेंटेज डी, यहाँ फ्लोट होगा तो यहाँ परसेंटेज एफ लगेगा। ये नंबर को, टेक्स्ट वैल्यू को एज अ नंबर में कन्वर्ट करता है और स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ, पहली वैल्यू एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल में, दूसरी वैल्यू एड्रेस ऑफ, ओहो थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से सही कर देता हूँ। पहली वैल्यू जाएगी एड्रेस ऑफ पी में, एंड है ये, और एड्रेस ऑफ आर में,
एंड एड्रेस ऑफ टी में। तो ये 3 वैल्यू इनपुट हो जाएगी स्कैनफ के द्वारा। अब कैलकुलेशन है तो SI का लॉजिक क्या है, P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और डिवाइड बाई 100, सॉरी, देन डिवाइड बाई 100। अब हम प्रिंट कर देंगे जो हमने रिजल्ट हमारा निकला प्रिंटफ, ये SI निकलेगा, उसको ये प्रिंट कर देगा। यहाँ पर लिखा हुआ द SI इज परसेंटेज डी, और किसकी वैल्यू, SI वेरिएबल की वैल्यू, जो SI यहाँ पर कैलकुलेट हुआ और यहाँ पर डिस्प्ले कर जाएगा। फिर लास्ट वाली लाइन आपका रिटर्न कराना ज़रूरी है। तो रिटर्न क्या, अभी 0 ही लगाएंगे हर प्रोग्राम में। अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ इंट लगाओ, यहाँ 0 लगाओ, रिटर्न 0। ये अभी बेसिक सिंटेक्स है, बेसिक आइडिया है। आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये इंट और रिटर्न क्यों लग रहा है, आपको आगे समझ में आएगा। थोड़ा बड़ा टॉपिक है वो, फंक्शन का बड़ा टॉपिक है। तो अब आते हैं इस प्रोग्राम की डिटेल्ड सर्जरी करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसे कैसे प्रोग्राम्स के एक एक एलिमेंट, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, और पूरे प्रोग्राम्स को डिटेल में समझते हैं। तो डिटेल में अगर एक प्रोग्राम समझ में आ जाएगा तो कोई भी प्रोग्राम फिर बन जाएगा। अगर एक ही प्रोग्राम पर सारा प्रोग्राम बन रहा होता है, बस लॉजिक बदल रहा होता है, मतलब हर प्रोग्राम में वेरिएबल इनपुट, कैलकुलेशन, आउटपुट करना ही करना है। तो ये चारों काम हमने कहाँ कहाँ किया, सबसे पहले तो ये समझते हैं ये क्या है। तो इसको मैंने बताया था आपको, पिछली वीडियो में देखेंगे तो इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर, तो ये हैश वाले सिंबल को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर। और इंक्लूड करने का मतलब होता है ऐड करना, चीज़ों को क्या करना है, ऐड करना। क्या ऐड करना है, stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर, एक लाइब्रेरी है। std का मतलब स्टैंडर्ड, io का मतलब इनपुट आउटपुट, डॉट h है मतलब हेडर। तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर हो गया। यह मतलब ये लाइब्रेरी पहले से बनी हुई है। इसको ऐड करने से हम 2 फंक्शन अपने कोड में यूज़ कर पाएंगे, प्रिंटफ और स्कैनफ। तो ये दोनों की ज़रूरत है, इसीलिए हमने इसको लाइब्रेरी को यूज़ किया है। और ये बने बनाए इसमें कोड है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, रेडीमेड कपड़े खरीद लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, बना बनाया मिल जाता है, मेहनत कम हो जाती है। तो इसी तरीके का इस हेडर फाइल में इन दोनों फंक्शन के डिटेल्ड है। स्कैनफ प्रिंटफ में जो लिखेंगे वो प्रिंट कर जाएगा, स्क्रीन पर आउटपुट दे देगा। स्कैनफ हमसे स्क्रीन पर वैल्यू लेकर प्रोग्राम में ले आएगा, वेरिएबल्स में ले आएगा। तो हमारा दोनों काम आसान कर देता है। अब एग्जैक्टली अगर मैं ये फाइल ना यूज़ करूँ तो इन दोनों को यूज ही नहीं कर पाऊंगा, फिर हमारे को डिटेल में दिक्कत होगी कि एक्चुअली हम खुद अगर इनपुट आउटपुट करना चाहेंगे फिर हमें कोई दूसरा फंक्शन अपने लिए खुद बनाना पड़ेगा, फिर हमें सी को ही मॉडिफाई, सी का जो डेवलपर है उसके लिए हमें फिर हम उस लेवल पर हमें सोचना पड़ेगा। तो हम ये नहीं करने जा रहे हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं ये मेन क्या है। इंट मेन एक फंक्शन है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है। हमेशा मेन ऐसा ब्लॉक होता है, सी लैंग्वेज, C++, C#, जावा, इन सभी लैंग्वेजेस में मेन ऐसा मेथड होता है, मेन ऐसा फंक्शन होता है जो प्रोग्राम के ब्लॉक को एग्जीक्यूशन, मेन फंक्शन ही पहले स्टार्ट होता है। मतलब इसका मतलब हो गया ये क्या करता है, स्टार्ट एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब रन करना, प्रोग्राम को रन करना कौन स्टार्ट करता है, मेन फंक्शन। इसके बाद सबसे पहला काम आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन, पहला वर्क हो गया। फिर दूसरा यहाँ स्कैनफ आपने लगा दिया, ये आपका इनपुट हो गया। तीसरा आपने ये लिख दिया, फॉर्मूला लगा दिया, कैलकुलेशन हो गया। और चौथा आपका आउटपुट हो गया। तो 4 काम एक प्रोग्राम में ये करना ही करना है। हर प्रोग्राम में हर जगह पर अपने को लॉजिक वाइज ये सारा काम करना होता है। अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, इस एक प्रोग्राम में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपस में काम करते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट, सबसे पहला मॉनिटर, आउटपुट यूनिट, डिस्प्ले यूनिट। फिर आते हैं एक यूनिट है हमारा रैम, बहुत इंपॉर्टेंट। एक यूनिट है CPU। यही जिसको समझ में आ गया वो कोडर बन जाएगा आसानी से, रैम और CPU। अब ये जो यूनिट है ये 3 कैसे काम करते हैं इस पर डिस्कस करते हैं। इस प्रोग्राम में इनका क्या काम है। तो सबसे पहला लाइन जब यहाँ से कोड रन करना स्टार्ट करेगा तो तुरंत सबसे पहले 4 वेरिएबल रैम में बनाता है, स्पेस बनाता है। ये वेरिएबल इसलिए बनता है क्योंकि वहाँ पर वैल्यू स्टोर होगी, फिर वहाँ से CPU वैल्यू वेरिएबल से उठा करके, रैम से उठा करके कैलकुलेट करके फिर से रैम में स्टोर करता है। तो ये चार वेरिएबल, सबसे पहला वेरिएबल एक वेरिएबल P, फिर दूसरा वेरिएबल R, फिर तीसरा वेरिएबल T, और फिर चौथा वेरिएबल SI। तो P, R, T और SI, ये 4 वेरिएबल रैम में बन जाएंगे। इनको मेमोरी में कुछ ना कुछ एड्रेस मिल जाएगा, 100, 102, 104, 106, चारों वेरिएबल को एड्रेस मिल गया। तो ये जैसे मैंने बताया, जैसे मैं अपना किसी एरिया में, किसी गांव में, किसी शहर में, सिटी में मैं अपना घर बनाता हूं तो मुझे हमारे घर का अपना एड्रेस होता है। वैसे ही जैसे वेरिएबल बनते हैं मेमोरी में उनको एड्रेस मिल जाता है और उसका नाम भी होता है। तो जैसे लोग अपने घर का नाम रख लेते हैं, ये भवन, वो भवन, शक्ति भवन,
राजभवन ऐसे करके लोग अपना नाम लिख लेते हैं। फिर उस घर का एड्रेस भी होता है। उसी तरीके से एक वेरिएबल का दो चीज़, वेरिएबल का नाम और वेरिएबल का एड्रेस, वेरिएबल का नाम वेरिएबल का एड्रेस, दो चीज़ होता है रैम में। अब आते हैं ये प्रिंट फंक्शन का क्या काम है। प्रिंट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो प्रिंट फंक्शन, अच्छा इसके साथ साथ मैं दो और चीज़ बना दूँ। CPU के अंदर दो यूनिट होती है, एक तो CU कंट्रोल यूनिट और एक होता है ALU। ये दोनों ही यूनिट CPU के अंदर होते हैं। CU कंट्रोल करता है कंप्यूटर को, ALU कैलकुलेशन का काम करता है। अब आते हैं प्रिंटफ के इस लाइन पर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रिंटफ की ये लाइन क्या करती है, प्रिंट क्या करता है, प्रिंट फंक्शन लिखते ही जो भी प्रिंट में आप लिख दोगे कोड में, वो सीधा स्क्रीन पर आ जाएगा। तो अब क्या लिखा है हमने, एंटर PRT, तो आउटपुट स्क्रीन पर मुझे मिलेगा एंटर P, R, T। ये हमें एक्नॉलेज करता है, मैसेज देता है कि आपको 3 वैल्यू डालनी है। तो ये तो प्रिंट में मैसेज आ गया। अब स्कैनफ क्या करता है, ये तो वैल्यू यहाँ ले जाता है, स्कैनफ यहाँ से वैल्यू प्रोग्राम में लाता है। मान लो हमने इनपुट में डाल दिया 1000, कितना 1000, रेट में डाल दिया 10 और टाइम में डाल दिया 2, इतना हमने डाल दिया। और यहाँ थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ हल्का सा, ताकि भी एक लाइन की और ज़रूरत पड़ेगी। सो ये 3 वैल्यू हमने डाल दिया, 1000, 2 और 10, 2, मतलब 1000 हमने डाल दिया इन प्रिंसिपल अमाउंट, रेट 10% और टाइम 2 ईयर्स। तो ये डाल दिया। अभी तीनों वैल्यू डालने के बाद एक एक वैल्यू कहाँ आएगी, सबसे पहले वैल्यू स्कैन होगी यहाँ से। अब तो ये वैल्यू प्रोग्राम स्कैन करेगा, उसको यहाँ से स्क्रीन से स्कैन करके डी का मतलब इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, फिर एड्रेस ऑफ पी पर डाल देगा। तो मतलब यहाँ की जो 1000 वैल्यू है वो इस पी में आ गई। कितनी वैल्यू आ गई, 1000। तो वो यहाँ पर कंप्यूटर के रैम में भी स्टोर हो जाएगा 1000। तो ये 1000 यहाँ आ गई। ऐसे ही सेम काम करेगा हमारा, ये 10% जाएगा सेकेंड वाले परसेंटेज डी में, और ये चला जाएगा आर में, तो यहाँ आ जाएगा 10। फिर ऐसे ही 2 वाला जाएगा, सेम यहाँ आएगा और ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी टी में। तो यहाँ पर आ गया 2, टी में 2, तो यहाँ पर 10% आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। तो इतना इनपुट इस तरीके से स्कैन करके वैल्यू यहाँ कंप्यूटर में इनमें स्कैनअप का काम है, ये स्टोर कर लेता है। अब आते हैं SI। अब क्या है, ये वाली लाइन कैलकुलेशन वाली लाइन है, फॉर्मूला लगा हुआ है। तो आपने ये कैलकुलेशन कौन करता है, CPU करता है, ये पूरा कैलकुलेशन CPU करता है। तो P की वैल्यू CU ले लेगा, R की वैल्यू CU ले लेगा और T की वैल्यू CU ले लेगा, और फिर वो ALU को दे देगा। ALU इसका कैलकुलेशन करेगा। क्या कैलकुलेशन आपने लॉजिक लगाया, आपने लॉजिक लगाया कि 1000 इंटू 10 इंटू 2 और डिवाइड बाई 100 मारा हुआ है आपने, ऐसे करके। तो ये 2 0 कट गया, ये 2 0 कट गया। तो 10 इंटू 10 कितना हुआ, 100, और इंटू 200, मतलब इसका रिजल्ट जो आया 200 आ गया। अभी 200 इस SI में ये वाला ALU कैलकुलेट करा करके फिर इसी में स्टोर करा देगा। तो यहाँ आ जाएगा 200, SI में आ गया 200, मतलब यहाँ था 1000 वैल्यू, यहाँ पर था 10 और यहाँ पर था 2। तो ये पूरा कैलकुलेट होकर के कितना आ जाएगा, यहाँ पर 200 आ गया, किसमें, SI में। और फिर ये अब ये प्रिंट वाली लाइन का आउटपुट, अब ये वाला स्क्रीन पर मैसेज भेज देगा। फिर 10 SI इज इक्वल टू लिखा हुआ आ जाएगा, द SI इज़, यहाँ पर परसेंटेज डी की जगह पर वो SI की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। तो SI की जो वैल्यू आई है वो 200 है। तो आप अगर प्रिंसिपल, रेट और टाइम 1000, 10 और 2 डालोगे तो आपका SI आ जाएगा 200, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 200। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज कैलकुलेट करके। और ये रिटर्न जरूरी है सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ पर हमने इंट लगाया तो रिटर्न कराना। एक फंक्शन का रिटर्न टाइप अगर यहाँ इंट लगा होता है या फ्लोट लगा होता है तो यहाँ रिटर्न 0 कराना जरूरी होता है। अगर यहाँ वाइड है तो यहाँ कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक प्रोग्राम का अगले प्रोग्राम की हो गई सर्जरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए सूटेबल है। मैंने बताया, चाहे बच्चा कोई नेट की तैयारी कर रहा हो, या कोई बच्चा गेट की तैयारी कर रहा हो, या कोई भी बच्चा बीटेक, BCA, MCA इंटरव्यू लेवल पर जाएगा तो बेसिक से शुरू करेगा। तो बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, बीटेक फाइनल हो जाने के बाद भी उनको माइंडसेट उतना क्लियर नहीं हो पाता कि हम कहाँ से कैसे क्या क्या लर्न करें। तो हमारी एक एक वीडियो देखिए और ऐसे एक्सप्लेनेशन आपको बेस्ट लेवल पर हर चीज़ गाइड कर रहा हूँ। DSA पर भी आऊँगा आगे, बहुत एडवांस लेवल पर DSA पर, जावा पर, पाइथन पर, सभी लैंग्वेजेस पर अच्छे लेवल पर वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग हमारी वीडियोज़ को देख करके अपने नॉलेज को इन्हांस करते हो, वीडियो कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।